तो अगर पढ़ा है रिएक्ट के बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। तो ठीक है गाइस, हम बात करते हैं रिएक्ट की। तो सबसे पहले रिएक्ट के बारे में ये समझते हैं कि रिएक्ट है क्या। रिएक्ट कुछ नहीं होती है। रिएक्ट जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, जावास्क्रिप्ट जो है वो कोई एक फ्रेमवर्क है, कोई एक स्पेशल इन्वायरमेंट है। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ सिंपल लाइब्रेरी दैट इज़ ओनली यूज फॉर द बिल्डिंग द यूआई इंटरफेस। मतलब आप जब भी वेब डेवलपमेंट करते हो या वेब से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो उसके दो एंड होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड और एक होता है आपका बैक एंड। फ्रंट एंड में आता है जो आप देखते हो, जैसे आपने अमेजन की वेबसाइट देखी है तो प्रोडक्ट लिस्टेड वगैरह होते हैं सारे, वो क्या है? फ्रंट एंड है। उसके पीछे जो डेटाबेस है और उस डेटाबेस में आपका डेटा जा रहा है, वो ऑर्डर्स जा रहे हैं, ये सारी जो दुनिया चल रही है वो होती है बैक एंड। तो रिएक्ट जो है वो स्पेशलाइज है केवल फ्रंट एंड के लिए, नथिंग रिलेटेड टू बैक एंड। बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। आपका बैकएंड नोड पे हो, आपका बैकएंड जावा पे हो, आपका बैकएंड डॉट नेट पे है, आपका बैकएंड पीएचपी पे है, या आपका बैकएंड पाइथन पे है, या आपका बैकएंड दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी पे है, रिएक्ट को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्ट को एपीआई दो, जहाँ से डेटा लाना ले आओ और यूआई के ऊपर डिस्प्ले कर दो। तो रिएक्ट का जो पर्पज है वो बड़ा ही क्लियर एंड क्रिस्टल है। इट इज़ द ओनली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज टू बिल्डिंग द यूआई। ये बात हमेशा क्लियर एंड क्रिस्टल रखना। इसके बाद रिएक्ट को शुरू करने से तुम्हें बेसिक्स नॉलेज चाहिए ज़रूरी। HTML की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, CSS की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक जावास्क्रिप्ट तुम्हें एटलीस्ट ये पता हो कि कॉन्स्ट क्या होता है, वेयर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये अगर इतना पता है तो तुम खिल जाओगे। और ऑल्दो तुम्हें यस सर। लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो वो आप धीरे धीरे लर्न करते जाओगे, थोड़ा दिमाग खपाओगे, कभी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ग्रेस्प करोगे, थकोगे, कोड करोगे, गूगल करोगे, पूछोगे हमसे, देन यू विल ग्रेजुअली लर्न। तो ये एक दिन की प्रोसेस कभी नहीं होती है। इसके अलावा आपको कुछ अगर कंसेप्ट उसके पता है तो अच्छी बात है। रिएक्ट को लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल था कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, लार्ज वेब एप्लीकेशन लाइक अमेजन, लाइक फ्लिपकार्ट, तो ये इतनी हैवी हो जाती है कि अगर इनको नॉर्मल एचटीएमएल पेज पे आप रखते हो तो यूज़र की जो परफॉर्मेंस है ना वो अफेक्ट होती है। और दूसरी चीज़ जो अफेक्ट होती है, अगर आपका एक नॉर्मल पेज है एचटीएमएल का, तो उस नॉर्मल पेज के अंदर लोडिंग हो लेता है वो, रिएक्ट के अंदर वो लोडिंग खत्म हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। इतनी बात क्लियर है? जी जी सर। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें रिएक्ट जो है उसकी शुरुआत हुई कैसे थी। रिएक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। एक्चुअली में रिएक्ट 2011 से फेसबुक एक्चुअली में यूज़ कर रहा था। फेसबुक का एक डेवलपर था, उसने इस लैंग्वेज का को ईजाद किया था। जॉर्डन अगर वॉक। तो उस जो वो जो इंसान था ना उसने इस लैंग्वेज को बनाया। 2 साल फेसबुक ने चलाया। जो फेसबुक की फीड्स देखते हो आप लोग स्क्रॉलिंग पे, वो उस समय रिएक्ट पे हुआ करती थी। तो जो एक्चुअल में जो पर्पस था रिएक्ट का वो यही था कि फीड में इसको यूज़ कर रहे थे। देन दे फाउंड कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिर उसको रिएक्ट ने फेसबुक ने अडॉप्ट किया और फिर उसके अंदर फर्दर उसके डेवलपमेंट किया गया। और आज जो आप रिएक्ट देखते हो वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व रिएक्ट है। इवन इवन 2018 की जो रिएक्ट थी और 2023 की जो रिएक्ट है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। पहले जो रिएक्ट हुआ करती थी वो हुआ करती थी क्लास बेस्ड रिएक्ट। अब जो रिएक्ट है वो है फंक्शनल बेस्ड रिएक्ट। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, रुको। चलो, तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि हम रिएक्ट का अगर प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है, बड़ा सिंपल है। सर कैन यू प्लीज जूम ब्लर आ रहा है बहुत। क्या? सर जूम इन कर दीजिए, ब्लर आ रहा है सर। मैं करता हूँ। तो ठीक है। तो सबके पास VS कोड है? ऐसा कोई है जिसके पास VS कोड नहीं है?
कोई है ऐसा जिसके पास VS कोड नहीं है? सर ये क्या होता है? ये एक एडिटर होता है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हो। VS कोड और सबलाइन एडिटर होते हैं, बट VS कोड जो है वो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है इंडस्ट्री के डेवलपर्स के थ्रू। द रीज़न बिहाइंड, दो रीज़न, ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बैक्ड है। सेकेंड, इसके अंदर एक्सटेंशन आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड तीसरा, एक टाइप स्क्रिप्ट होती है। टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर आज दुनिया बहुत काम कर रही है, तो वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू सपोर्ट करती है, तो वो VS कोड में सपोर्ट करती है। दैट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव कि हम VS कोड को यूज़ करते हैं। तो पहला काम तो तुम सब लोग यही करो कि VS कोड को डाउनलोड कर लो, पहला काम। आई थिंक तुम लोगों ने लास्ट क्लास में ये करवा दिया होगा तुम्हें। नो सर, ये नोड इंस्टॉल कराई थी सर। तो VS कोड तो इंस्टॉल पहले करवाया होगा, तो किस पे कर रही थी? नोड इंस्टॉल? नहीं, आप सर ने बोला था कि कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। नहीं, कर तो कोई भी सकते हो, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो VS कोड पे हम करते हैं। अदरवाइज तुम कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग मैं VS कोड यूज़ करने वाला हूँ, बाकी तुम लोगों की इच्छा है तो नहीं सर, मैं तो यस, मैं तो VS कोड ही यूज करता हूँ। इंडस्ट्री में 90% लोग VS कोड ही करते हैं। मोबाइल में चल जाएगा VS कोड? दोस्तों देखो, मैं एक बात तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। जब भी क्लास लो ना, पहली बात लैपटॉप पे लेना। रीज़न बताता हूँ, क्या आज पहली क्लास है, आगे तुम बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम चीज़ें सीखते जाओगे, तुम कुछ क्वेश्चंस किया करोगे, तो तुम्हें डिबगिंग के लिए मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, अपने डाउट पूछोगे, तो वो वरना फिर पूछ नहीं पाओगे तुम लोग कभी भी। बात समझे? जी सर। तो इसलिए कोशिश करना, लैपटॉप पे और मोबाइल पे कभी भी कोडिंग नहीं होती, दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता। ओके सर। तो इसलिए ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? यस सर। नो सर। इसलिए मोबाइल के चक्कर में पढ़ना भी मत, ये बहुत बचपना वाली बात हो जाएगी। अदरवाइज अपनी ज़िंदगी के संग खेलना है ना। खेलना हो तो खेल भी सकते हो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बट मत खेलना। तो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है आपको? पहली चीज़, जब भी आपको रिएक्ट ऐप अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले अगर मैं देखूँ और पहले जाऊँ, मतलब मैं जाऊँ 2016 में, तब क्या होता था, रिएक्ट के लिए वेब पैक आते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी जिसके थ्रू आप ये सब करते थे, रिएक्ट को ऐप को क्रिएट। बट अब आज की डेट में क्या होता है, रिएक्ट ने आपके लिए एक सिंपल एक कमांड बनाई हुई है कमांड लाइन इंटरफेस पे, npx करके। क्या है? npx, नाम याद रखना इसका। npx के बाद आप क्या डालते हो? क्रिएट, क्या डालोगे? रिएक्ट ऐप। सबको ये बात सर npmp क्या npmp तो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसमें होगा ये, तो हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा। npx तो मान लीजिए एक ही बार में क्रिएट कर देता है। अब सर एंगुलर फाइल भी सेम ही बना देना हम। एंगुलर फाइल, एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी यही प्रोसेस है। मैं एंगुलर पे काम करता नहीं हूँ, तो एंगुलर का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं है कि एंगुलर पे। हाँ सेम ही है। नो आइडिया अबाउट एंगुलर। तो इस तरीके से हम अपने ऐप को बना सकते हैं। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल एक कमांड ये यूज़ करनी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बाकी सारा काम आपको रिएक्ट का पैकेज करके देता है। ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास npm इंस्टॉल नहीं है उसके सिस्टम पे, या नोड इंस्टॉल नहीं है? कोई ऐसा तो कोई नहीं है ना? लास्ट क्लास में करा दिया था सर ने। तभी तो मैं सर मेरे पास नहीं है अभी। सर मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न इसका? सर फर्स्ट डे क्लास है इसलिए पता नहीं था, क्लास मिस हो गया था सर। अच्छा, तो देखो ऐप के ऊपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, तो ऐप के ऊपर से वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। जब वो चेक करोगे तो तुम्हें वहाँ पे जो पहला लेक्चर होगा वो मिल जाएगा तुम्हें। सर वैसे क्या क्या डाउनलोड करना है, एक बार रिपीट कर देते सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐप डाउनलोड करना है आपको। ऐप आपको ग्रुप के ऊपर ऐप की लिंक मिल गई होगी, जो हमारी सेल्स टीम है उसने डाल दी होगी आपके। उसने ऐप ग्रुप के ऊपर नहीं मिली आपको ऐप की लिंक? नहीं सर। मैं बोल दूंगा, हमारा एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करोगे, आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको इनरोल करना, ज्वाइन करोगे। ज्वाइन के बाद
अंदर जैसे लेक्चर्स में जाओगे आपको जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो सारे मिल जाया करेंगे वहीं पे, इंक्लूडिंग आज की क्लास से आने वाली सभी क्लासेस। ठीक है। ठीक है। तो अब जब तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ, रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। ओके सर। हमारे को तो रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर जैसे आपका एक आप जब npx अपना ऐप क्रिएट कर लोगे तो जो फाइल स्ट्रक्चर आता है आपके सामने वो कैसा आता है वो बताता हूँ। तो देखो जब भी आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में कैसी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक पब्लिक का फोल्डर आएगा आपके लिए, दूसरा एक ऐसा जेसन आएगी। सबसे पहले हम समझते हैं पैकेज डॉट जेसन से। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पिछली था क्रिएट कराया था npm init करके। बिल्कुल परफेक्ट है। फिर तो पैकेज और पैकेज हाइफन लॉग के बारे में दोनों में डिफरेंस भी तुम्हें बता दिया गया होगा। जी सर। ठीक है। तो पैकेज आरसी फोल्डर क्या आता है इसके बाद आपका src फोल्डर। एसआरसी फोल्डर जो होता है वो एक्चुअली में आपका पूरा प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट के अंदर। इस एसआरसी फोल्डर में इसके अलावा कुछ मेन फाइल होती हैं, जैसे कि एक होती है आपकी app.js, एक होती है आपकी .js फाइल रन होती है। ये बात क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट है? यस सर। नहीं है। अब हम नो आगे सर। बढ़ेंगे। इसके बाद जो होती है, अब इसके बाद आपका मेन जो चीज़ होती है वो होती है किसमें एक्चुअली में पब्लिक के अंदर। ये पब्लिक फोल्डर होता है, इसके अंदर आपकी एक फाइल होती है index.html करके। क्या नाम होता है इस फाइल का? index.html। एज यू नो रिएक्ट जो होती है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। क्या होती है? सिंगल पेज। सिंगल पेज। मतलब वो एक ही पेज होगा, उसके अंदर आपका कंपोनेंट बदलते जाते हैं, मतलब उसका कंटेंट बदलता रहता है। तो Yes. रिएक्ट के अंदर जो पेज लोड हो रहा है, जैसे आपने HTML का ये नॉर्मल आप पेज बनाओ index.html, तो ये वही नॉर्मल एक पेज है index.html। इस पेज के अंदर कुछ भी आपको नया और अजूबा नहीं मिलेगा। केवल एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी आपको? ये div id इक्वल्स टू रूट। रूट। क्या मिलेगी? रूट। अब इसका क्या लॉजिक है, कैसे अब इसकी दुनिया में हम अभी घुसेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे इस बात को। इसके अलावा इस पूरे पेज में कुछ नहीं होता। ये जो कोड है ये एक एडिशनल कोड है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। अदरवाइज आपके लिए जो मेन काम है, अगर किसी ने HTML बेसिक भी पढ़ी है तो उसे ये पता है कि बॉडी होती है। ऐप के ऊपर HTML का ही बेसिक लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो तुम। ठीक है ना? तो हमने इस HTML पेज में कुछ नहीं करा, सिंपल एक div root id बना के डाल दिया है। मतलब आपके लिए एक तरीके से मैं देखूं तो एक ब्लैंक HTML का ऐसा पेज मिलेगा जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, एक div root id पड़ी होगी। ये बात क्लियर है? Yes, ये sir. दो चीज़ें होती हैं जहाँ से आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है। अब आपको तो ये पता है कि भाई पेज कौन सा जाएगा, index.html, ये पता है। इसके बाद आपको ये पता है कि सबसे पहली फाइल कौन सी एग्जीक्यूट होगी, सॉरी, सबसे पहली फाइल कौन सी एग्जीक्यूट होगी आपकी? index.js। कौन सी फाइल होगी? index.js फाइल। इस कोड को मैं नहीं बताता हूँ, चलो ठीक है। देखो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टरी में जा रहा हूँ जिसमें मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली में। ये तुम लोगों को भी ये सेम स्टेप फॉलो करनी है, cd myapp। इसके बाद आप npm स्टार्ट कर दोगे। npm स्टार्ट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसका कोड। तो इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो क्या क्या मिला आपको। पैकेज मिली, नोड मॉड्यूल मिला, पब्लिक मिला, एसआरसी, यही तीन चीज़ें मिली ना। नोड मॉड्यूल क्या होता है ये पता है तुम्हें? जो तुम्हारे पैकेज की एक्चुअली में जो कोड है वो किस में रखा है? नोड मॉड्यूल्स में रखा है नोड मॉड्यूल। ना। अब index.js में आते हैं।
इस index.js का कोड क्या लिखा हुआ, रिएक्ट को इंपोर्ट React. किया। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ECMA 5 और ECMA 6 होता है। जब भी कभी ज़िंदगी में रिएक्ट का इंटरव्यू दोगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ECMA 6 क्या होता है या ECMA 5 क्या होता है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो पता होगा ECMA क्या होता है। बता सकते हो ECMA 5 और ECMA 6 में क्या डिफरेंस है? कोई बता पाएगा मुझे ECMA 5 और ECMA 6 में क्या डिफरेंस होता है? मैं No, बताता sir, हूँ। अभी अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो, जिसे हम वनीला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको किसी फाइल को ऐड करना है तो उसमें एक मेथड यूज होता था रिक्वायर। क्या होता था? रिक्वायर। मतलब इस फाइल को मैं इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूँ। ये मेरी कोर जावास्क्रिप्ट होती थी, रॉ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसको हम बोलते हैं ECMA 5, और जो नई जावास्क्रिप्ट है जहाँ पे ये इस तरीके का इंपोर्ट मेथड आ गया, फैट एरो फंक्शंस आ गए, और भी नई नई चीज़ें इवॉल्व हो गए हैं, उसी को हम बोलते हैं ECMA 6। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ECMA 5 और ECMA 6 कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। नई जावास्क्रिप्ट और पुरानी जावास्क्रिप्ट मान सकते हो इसको। सर रिक्वायर तो एक्सप्रेस.js में यूज होता है ना? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको फाइल को इंक्लूड कराने के मेथड में एक मेथड होता है रिक्वायर, एक होता है इम्पोर्ट। करेक्ट। इट डजेंट मैटर वो एक्सप्रेस में आप यूज़ करते हो, आप नोड में उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसको कोर नोड में यूज़ कर रहे हो, कोर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, एक सिंपल HTML पेज बनाया उसके अंदर आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप रिएक्ट के कोड में उसको यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। ये एक जावास्क्रिप्ट है। क्या है ये? एक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ मेथड है रिक्वायर। उसे कहीं भी यूज़ करो, एक्सप्रेस में करो, फास्टिफाई में करो, नोड में कर लो, कोर में, रिएक्ट में कर लो। इसके अलावा तुम्हें वनीला जेएस में करना है, वनीला जेएस में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी को हम बोलते थे ECMA 5, जो पुरानी जावास्क्रिप्ट है। जो ये पुराने मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, रिक्वायर से इंक्लूड कराना। बात समझ रहे? अब यस आगे सर। बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, रिएक्ट डॉम से बात करते हैं। अब देखो रिएक्ट डॉम लिखा हुआ है तुम्हारे सामने और डॉट क्रिएट रूट लिखा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करना क्या है। ये रिएक्ट है, ये इंपोर्ट किया तुमने रिएक्ट को, फिर तुमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया, और तुमने यहाँ पे कुछ क्रिएट रूट किया, कुछ क्रिएट रूट किया तुमने। उसके बाद तुमने डॉट रेंडरिंग कराई। ठीक है। ये क्या कराई तुमने? इसको भी हम हटाए थे, ये हमारे कोई काम का नहीं है अभी के लिए। इसको भी हम हटाए थे, इसको भी हम हटाए थे, ये अभी हमारे कोई काम के नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो? आपने किया क्रिएट रूट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, बाय रूट। अब इस कोड का मतलब क्या होता है और ये डॉट रेंडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है, ये रिएक्ट डॉम हो रहा है। आप अगर नोटिस करोगे इस कोड के अंदर, तो क्या आपको कहीं पे भी रिएक्ट दिख रहा है? कहीं पे भी आपको रिएक्ट दिख रहा है इस जगह पे? तो फिर इसको अननेसेसरीली आपने इंपोर्ट भी क्यों किया? इसको हटा दो, इसको हटा दो ना, ज़रूरत क्या है इसकी? अगर मैं देखूँ आपके लिए तो आपको इसकी ज़रूरत क्या है? बात समझ रहे हो? ये जो है रिएक्ट डॉम, ये तो यूज़ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हो गया, लेकिन ये रिएक्ट कहाँ पे यूज़ हुआ? इस पूरे HTML कोड के अंदर कहीं पे यूज़ हुआ है? तो अब बताओ मुझे कि रिएक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें कोड दिया, उस बाय डिफ़ॉल्ट कोड के अंदर भी तुम्हें ये इंपोर्ट रिएक्ट क्यों कराया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कराने की? इसको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत भी तुम्हें क्यों पड़ गई? कोई बता सकता है मुझे कि इसके पीछे क्या पर्पज़ है? कोई भी? ऊपर इंपोर्ट रिएक्ट हम कर रहे हैं, जिसने रिएक्ट पढ़ी है, क्या वो बता सकता है मुझे? फाइनल ईयर वाला हो कोई, या कोई ड्रॉप आउट हो जो खुद डेवलपमेंट करता हो किसी और फील्ड में, वो बता पाए? खुद से सोचो, तुमने रिएक्ट अगर पढ़ी है कभी, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि जब ये रिएक्ट इस फाइल में कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा है तो फिर ये क्या करें हम इसको? JSS का नाम सुना है तुमने कभी? JSS क्या होती है? किसी ने सुना है JSS का नाम? यस सर। Yes, sir. क्या होती है JSS? जावा
का और सॉरी सर HTML और उसका XML का सर वो रहता है शायद मिक्सअप। जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML को रखना या HTML का यूज़ करना, इसे ही हम बोलते हैं JSS। जावा स्क्रिप्ट XML बोल दो उसको। तो जो जावा स्क्रिप्ट XML होती है उसमें आप करते क्या हो कि आप जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप क्या करते हो, जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप HTML के टैग को रख देते हो। जैसे कि ये रेंडर मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे आपका बेबल है, मेरे पास क्या है, रिएक्ट डॉम है। आपका अगर मैं इस कोड को देखूँ अभी के लिए, मैं अभी के लिए ये पूरा ही कोड हटा दूँ अगर यदि मैं सिंपली, और मैं इसको ऐसे कर दूँ, मानो जैसे आपका ये रिएक्ट डॉम है, ठीक है। मैं अगर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर लिखता हूँ कोड, तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या बोलता है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट या रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो ऊपर रिएक्ट डॉम एक फाइल इंक्लूड कराई है अपने सिस्टम में, इसके अंदर रेंडर नाम का एक फंक्शन बना हुआ रखा है ऑलरेडी। क्या रखा हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ रखा है। अब इस चीज़ को मैं क्या समझाता हूँ वो समझो। जब भी आप इंपोर्ट करते हो, ये क्या है, ये समझो एक तुम्हारे घर में लाइब्रेरी है। क्या है, तुम्हारे घर में एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर ये करा हुआ है, तुमने रैक बना के रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं तुमने रैक बना के, बेहतरीन प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली। समझ गए बात को। तो जब भी तुम इंपोर्ट करते हो ना, इस चीज़ को तुम रिलेट किया करो, तुम्हारे घर में एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हर एक अलमीरा के अंदर तुम्हारी क्लास वाइज सेक्शन है। तो भाई एक अलमीरा है रिएक्ट डॉम की। क्या है, एक अलमीरा है तुम्हारी रिएक्ट डॉम की। उस अलमीरा के अंदर क्रिएट रूट नाम का एक फंक्शन रखा हुआ है और रेंडर नाम का एक फंक्शन रखा हुआ है। इसको रिलेट कैसे करोगे, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर में अलमीरा हो गई, भाई लाइब्रेरी क्लास 1 है, तो भाई तुमने बोला सर ये क्लास तो रिएक्ट डॉम हो गई, क्लास 1 बोल दिया मैंने इसको। साहब क्या बोल दिया मैंने इसको, क्लास फर्स्ट। अब फर्स्ट क्लास में कौन सी बुक होती है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब होती हैं। तो भाई रिएक्ट डॉम क्लास है, उसके अंदर एक रिएक्ट रूट नाम की बुक रखी है, एक रेंडर। जब जो पढ़ना हो वो निकाल लो, नहीं पढ़ना हो तो वहाँ तो वो बुकें रखी हुई हैं ऑलरेडी। अब ये मत बोलना वो बुकें किसने रख दी, वो बुकें उन लोगों ने रखी। आपके घर के केस में आपके फादर रखेंगे या आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो रखेंगे। इस केस में किसने रखी, रिएक्ट के केस में जो रिएक्ट को मेंटेन कर रही है कम्युनिटी, जो रिएक्ट को मेंटेन कर रही है कम्युनिटी, उसने रखी यहाँ पे ले जाके। तो ये बात समझना है, जब आप इम्पोर्ट करते हो तो ये क्या चीज़ है, कितने लोग हैं जिसको ये इम्पोर्ट करने की एक बार में माइंड में क्लिक कर रहे हैं कि इम्पोर्ट जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बना हुआ लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर से हम बने बनाए फंक्शंस को निकाल रहे हैं, जैसे आप अपनी अलमीरा में से किताब निकालते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। किसको समझ में नहीं आई ये वाली लाइन, कोई है ऐसा? हाँ भाई, नहीं सर समझ आ गया। सबको समझ में आ गई। अब मैं अगली लाइन पे बढ़ता हूँ। अब मैंने ये बोला कि भाई क्रिएट रूट आपने लिखा या आपने रेंडर लिख दिया सर, ये सब तो ठीक है, हमने बहुत सुना है, हमने भी देख लिया, ये तो बना बनाया मेथड है, आपने भी यही बात बोली। लेकिन आपने भी एक बात बोली थी कि ये रिएक्ट कहाँ है, आपने इसका तो जवाब ही नहीं दिया। आप घुमा गए, आप तो हमको, आप तो जेएसएस के नाम पे हमें घुमा दिया आपने जेएसएस के नाम पे घुमा दिया। तो पहले जेएसएस को समझाता हूँ मैं तुम्हें, फिर मैं उसको समझाऊंगा। अब रेंडर करा रहे हो तुम कोई भी चीज़, मैं रेंडर यहाँ पे H1 टैग भी करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेंडर H1 टैग करा सकता हूँ सिंपली। देखो ये हाई आ गया। अगर तुम देखो तो ये तो जावास्क्रिप्ट है ना, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ रेंडर करा सकता हूँ। ज़रूरी था कि मैं वो ऐप को करा रहा था, वो ऐप का भी मैं समझाऊंगा क्यों करा रहा था। तो अभी तुम केवल यहाँ से ये समझने की कोशिश करना कि रिएक्ट डॉम के अंदर एक मेथड बना हुआ मिला है तुम्हें रेंडर। उस रेंडर के अंदर तुम कुछ भी डालोगे HTML का, वो तुम्हें प्रिंट करवा देगा। ये बात मैं समझता हूँ तुम्हें क्लियर है। इस रेंडर के अंदर मैंने H1 डाला है, तुम पैराग्राफ डाल देना तो तुम्हें पैराग्राफ मिल जाएगा। अब
जब आप जावा स्क्रिप्ट के कोड में इस तरीके से HTML को डालते हो, जब आप जावा स्क्रिप्ट के कोड में इस तरह से HTML को यूज़ कर पाते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, JSX। आपने इसका टर्मिनोलॉजी बहुत बार सुन सकते हो, गूगल पे इसकी डेफिनेशन बहुत बार पढ़ सकते हो, बट एक्चुअली में JSX क्या है वो ये है। एक्चुअली में JSX क्या है वो ये है। एक्चुअल कोड के अंदर JSX जो होती है वो ये होती है। डेफिनेशन आप गूगल पे करोगे यही मिलनी है आपको, जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट XML। एक्चुअल में क्या है वो ये है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सवाल आया फिर से, आपने ये तो बता दिया कि रेंडर इसका मेथड है, ये ऐसे XML काम कर रही है, हमें आप ये भी समझ गए। अब हमें इससे भी मतलब नहीं है, आप बता दो आप तो कि ऊपर का रेड यूज़ क्या हुआ। तो मैं आता हूँ तुम्हारी बात पे। अभी अपन ने जो बात की थी ECMA 5 और ECMA 6 और ये सब पुरानी जावास्क्रिप्ट और नई जावास्क्रिप्ट और ये सारी बातों की, तो मैं बताता हूँ कि भाई जब आपने रिएक्ट को इम्पोर्ट किया तो क्यों ना मैं इस रिएक्ट को हटा देता हूँ। भाई मेरा माइंड है ना, मेरा इंसानी दिमाग, ये कोई बोलना चाह रहा था कुछ। हाँ राधिका, तो मैंने रिएक्ट देते हैं, अब जब हम उसको हटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। और बेबल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा थोड़ा सा चलेंगे हम। जब आपने रिएक्ट डॉम रेंडर किया है, ये क्या किया है आपने, रिएक्ट डॉम रेंडर। एक्चुअली में रिएक्ट डॉम जो है ना वो यूज़ करता है रिएक्ट को। किसको यूज़ कर रहा है, रिएक्ट को यूज़ कर रहा है। बेबल एक कंपाइलर होता है जो आपके कोड को, जो आपके हायर जावास्क्रिप्ट है उसको एक वनीला जेएस में कंपाइल करके ब्राउज़र को देता है। क्यों देता है, सब पीछे कंसेप्ट बताता हूँ। होता यह है कि भाई अब मैंने मानो मैं थोड़ा सा एडवांस हूँ, तो मैंने ये इंपोर्ट फंक्शन पढ़ लिया, मैंने नया नया जावास्क्रिप्ट कोई मेथड आया वो भी पढ़ लिया, मैंने अपने कोड में लिख भी दिया। सही बात है ना। एक कोई है उसने नहीं पढ़ा वो मेथड, उसने पुराना ही मेथड यूज़ किया रिक्वायर, उसको नहीं पता, उसने पुराना किया। मैंने फैट एरो मेथड यूज़ कर लिया, उसने नहीं किया, उसने नॉर्मल ट्रेडिशनली फंक्शन मेथड यूज़ किया। अब इस केस में आपके कोड तो दोनों सही हैं, कोड तो दोनों गलत नहीं है। अब आप ब्राउज़र है, नया वाला ब्राउज़र तो नए वाले मेथड को सपोर्ट करेगा, पुराना वाला ब्राउज़र तो सपोर्ट करेगा नहीं। तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे कि कोई यूज़र अगर Amazon.com खोल रहा है और एक का मोबाइल पुराना ब्राउज़र है आपके पापा का और आपने अपना ब्राउज़र अपडेट कर लिया, तो अमेज़न आपके पापा के मोबाइल में ना खुले और आपके मोबाइल में खुले, ये तो गलत हो जाएगा डेवलपमेंट पर्पज़ से। तो इसके लिए आता है बेबल। बेबल क्या करता है, आपकी जावास्क्रिप्ट को वनीला जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ये इसको अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊं तो कुछ नहीं करता वो, आपके लिए ये करता है कि सभी को एक समान कर देता है। क्या कर देता है, सभी को एक समान। कोई बड़ा था तो उसको मार के छोटा कर देगा, कोई छोटा था तो छोटा ही रख लेगा। मतलब कोर जो जावास्क्रिप्ट होती है आपकी, जो वनीला जावास्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्ट डॉम है ना, वो एक्चुअली में जब आप रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर कर रहे हो तो वो जो है वो एक्चुअली में आपके लिए रेंडरिंग क्या करवा रहा है, वो बिहाइंड द सीन रिएक्ट को यूज़ कर रहा है। और ये JSX जो आप लिख पा रहे हो ना, ये लिख ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि रिएक्ट ने आपको इस बात के लिए अलाउ किया कि आप अपना कोड JSX में कर पाओ। अगर आप इस रिएक्ट को यूज़ नहीं करोगे तो आप अपना कोड JSX में नहीं कर पाओगे, JSX में नहीं कर पाओगे तो फिर आप ये रेंडरिंग नहीं कर पाओगे, रेंडरिंग नहीं कर पाओगे तो रिएक्ट डॉम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए रिएक्ट में आप कभी भी किसी का भी प्रोजेक्ट देखोगे, पहली लाइन आपको इंपोर्ट रिएक्ट 90% मिलती है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई शक नहीं बचा। अब हम आ जाते हैं इसके डिफ़ॉल्ट, जो अभी हमारे पास एक ऐप करके फोल्डर बना था वो क्या था। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे इस कोड को समझने की कोशिश करना। इधर आया, सब लोग ध्यान से समझना, ध्यान से आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से, कुछ मत करना। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट बिल्कुल दिमाग और कान खोल के समझोगे तो ये ज़िंदगी भर याद रहेगी बात, वरना स्किप कर जाएगी। बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगह पे तुम्हारी कॉलेज की टीचरों से पढ़ सकते हो, पर ये बात तुम्हें इतने आराम से कोई नहीं बताएगा। अब देखो तुमने क्या बोला, रिएक्ट डॉम ने क्रिएट किया रूट, मतलब उसने ये बोला कि भाई इस जगह पे प्रिंट करा दो, क्या करो,
इस जगह पे प्रिंट करा दो। किस जगह पे? आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढो जिसकी आईडी रूट हो। आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो आपका ये HTML पेज है, ये जो आपका HTML पेज है, इस पेज के अंदर ढूंढो वो आईडी जिस आईडी का नाम रूट है। जिस आईडी का नाम क्या है? रूट है। उस आईडी को ढूंढो और उस आईडी में जाके रेंडरिंग करा दो ऐप के, इस ऐप को। इस ऐप को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ H1 टैग तुम्हारा सिंपल हाय। मैंने ये सिंपल बोल दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब ये क्या करा, इसने गया, इसने जाके देखा होगा कहीं ना कहीं पेज में इसको आईडी रूट तो मिलनी पड़ेगी। अब ये बताओ मुझे, तुम लोग बताना, मैंने बताया था तुम्हें, जल्दी बोलो। index.html। करेक्ट। सबसे पहले मैंने बताया था आपका जो एक्चुअली पेज लोड होता है वो कौन सा होता है? ये वाला पेज। इस पेज के अंदर उसको ये रूट आईडी मिलेगी ही मिलेगी, ये रूट आईडी उसको मिलना ही मिलना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ साहब, अच्छा अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं इस रूट आईडी को मैं इसको जुबेर कर देता हूँ। आपको एलिमेंट ही नहीं मिला उस नाम का, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ सॉल्यूशन। ये रूट को रूट जुबेर कर दो। तो अब यहाँ से बात समझ में आ रही है तुम्हें, जो तुम्हारा एक्चुअल में पेज लोड हो रहा है उसका एक्चुअल में रिएक्ट क्या है? रिएक्ट कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में आप नॉर्मली अगर जैसे आईडी को ढूंढते हो, आपने वैसे ही आईडी को ढूंढा और उसके अंदर कोई चीज़ को रेंडर करा दिया, मतलब डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले कराने के लिए उसने आपको JSX दे दी है, बस बस इतनी सी बात है। इसके अलावा रिएक्ट में कुछ नहीं। तो अब हमने कहा कि ठीक है साहब, आपने आपकी बात मानी। अब मैं अब इसे मैनुअली अगर मैं इधर ऐसे ऐसे लिखता रहूँगा ये पेज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, कि मैंने 2 टैग लिख दिए यहाँ पे, इसने मुझे एरर दे दी। ये रन नहीं करेगा ये कोड मेरा, देखो अगर मैं इसको फाइल को सेव करूँगा ये मुझे एरर दे देगा। क्यों दिया उसने एरर? क्योंकि रिएक्ट JSX ये बोलती है कि आपको एक ही क्लोजिंग टैग के अंदर अपना पूरा सब कुछ भर दो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, तुम लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, इसमें एक चीज तुम्हें दिखाऊं, ये देख रहा है डिव आईडी, इसके बाद इसने एक एडिशनल डिव जोड़ दिया मुझे। इसने मुझे एक एडिशनल ये डिव जबरदस्ती में जोड़ दिया, मैं चाहता नहीं था, लेकिन मुझे अपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट कराने थे, इसलिए मुझे उसको एक डिव में डालना पड़ा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम रिएक्ट में सेगमेंट ये 2 आइकन्स यूज करते हैं। क्या होते हैं ये 2 आइकन्स? कोई बता पाएगा मुझे? सेगमेंट, सेगमेंट नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं फ्रेगमेंट। सॉरी फ्रैगमेंट्स। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का एक्चुअल यूज जो है ना, वो एक्चुअल यूज वो यही है कि ये एक्स्ट्रा डिव आया है ना, इस एक्स्ट्रा डिव को हटाना है फ्रेगमेंट का यूज। इसके अलावा फ्रेगमेंट का एक्चुअल, तुम्हें अब एक्स्ट्रा डिव हट गया। अब समझ में आया तुम्हें? तुमने अभी तक जब भी जितना भी पढ़ते हो ना, तुम सब पढ़ते हो डेफिनेशनों से, किताबों से। तुम्हारे कॉलेज में अगर कोचिंगों में ये पढ़ाया जाता है तुम्हें फ्रेगमेंट होता है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करो, फ्रेगमेंट यूज करना चाहिए कंपोनेंट के अंदर। क्यों करना है? कोर कारण तो बता दो उसका कोई, तो कोर कारण वो यही होता है कि आपका जो एक एडिशनल डिव आपका बढ़ रहा था, जो आपकी डिजाइनिंग की यूआई बिगाड़ेगा। जब आप बड़े पेज बनाते हो ना, यूआई बनती है। एक एक्स्ट्रा डिव का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा रो आपने स्पेस दे दिया आपका। क्यों देना? अननेसेसरी, अननेसेसरी मेमोरी लीकेज होगी। एक नोड बनाना पड़ेगा ना रिएक्ट को अपने डॉम मैनिपुलेशन में हर बार। क्यों क्रिएट करें? सो दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द फ्रेगमेंट। बात समझ में आ गई? हमने JSX समझा, हमने फ्रेगमेंट समझा, हमने रिएक्ट का एक्चुअल में इंपोर्ट जब करें उसका कारण क्या है, हमने रिएक्ट का रेंडर मेथड समझा, रिएक्ट का मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम। क्लास में लूँगा, इसलिए कंपोनेंट में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं केवल थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ जिससे ही तुम घर पे प्रैक्टिस करो तुम्हें समझ में आए। ये ऐप फाइल मैंने यहाँ से इंपोर्ट करी थी। ये ऐप कौन सी फाइल है? ये वाली, ये दिख रही है इस समय यहाँ पे ये कोड दिख रहा होता है, ये वाला, ये रिएक्ट की बिल्ड बनी दिख रही है तुम्हें पूरी। ये कोड तुम्हारा कौन सा है? ये वाला। इस कोड में अगर तुम यहाँ पे चेंज करोगे और फाइल को, इसके अंदर अब तुम्हें जो करना हो कर लो, हटा लो, कर लो, नहीं करो। सेशन हम इतना ही रखेंगे। जित
जो भी पहली बार पढ़ रहे थे उनको तो बहुत कुछ मिला होगा, जिनने पढ़ के रखा था उनको भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। एग्रीड है? यस सर। इसमें कोई डाउट है? ऐसे कितने लोग हैं जिनने रिएक्ट पहले से पढ़ी थी कभी, उनको कुछ नया मिला सीखने को? तो ये बहुत बेसिक स्टार्ट है, रिएक्ट अभी आगे बहुत बची है। शिवम पहले तो पढ़ी हुई थी मतलब? नहीं सर, अभी किया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ठीक है, सेशन को हम एंड करते हैं। सभी लोग अगले सेशन में अपने सिस्टम पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेना, बेसिक app.js के अंदर अपनी फाइल को बनाना और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, इधर अपना नाम लिखा हुआ प्रिंट किया हुआ, सभी लोग ग्रुप पे, मैं बोल के उसको कौन पब्लिश से वाले करवा ग्रुप दूंगा। पे सर? जो तुम्हारा एक मेन ग्रुप है ना, उसी पे भेजना मुझे। व्हाट्सएप वाला? हाँ मैं उसमें ओके चैट ओपन सर। करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो सभी लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करके जो आज हमने देखा इससे खुद से खेलना, ये रूट को आइटम को चेंज करना, रूट का नाम, ये रेंडर में जैसे हम H1 डाल रहे थे वैसे डालना, ये app.js के अंदर ट्राई करना, ये सारी चीज़ों को हम प्ले करना। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक स्टेप आगे जाएंगे अब हम। सर सिर्फ आउटपुट का स्क्रीनशॉट भेजना या कोडिंग का भी? केवल आउटपुट का, कोडिंग का भी आएगी, कोडिंग का भी कंपोनेंट्स पे आओगे, फिर प्रॉप्स पे आओगे, तब कोडिंग पे आओगे। कोडिंग में भी क्या है, रिजल्ट मैटर करता है, आउटपुट आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो बेकार है, कोड कितना भी अच्छा हो। ठीक है, किसी को कुछ और कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को ये पूछना था सर, npm और npx में क्या डिफरेंस है मेरे को? देखो npm जो होता है वो आपका एक नोड का जो पैकेज मैनेजर है वो होता है। क्या होता है? क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर। और npx क्या होता है? कोई एक्स का मतलब नहीं पता सर, नोड पैकेज। और देखो जब भी अगर यदि मैं बोलूँ npm का यूज़ कर रहे हैं, एक npm होता है, एक nvm होता है और एक npx होता है। nvm कभी आएगा तो नोड का जो नोड इंस्टॉल किया है तुमने, उस नोड का जब वर्जन कभी तुम्हें बदलना होता है, तुमने अभी जब नोड इंस्टॉल किया होगा तो आई थिंक जो भी वर्जन यूज़ किया हो तुमने 17 18 जो भी किया हो, उस वर्जन को तुम्हें बदल के 16 पे जाना है, 14 पे जाना है, तब हम यूज़ करते हैं nvm का। किसका? nvm का। npm। कोई भी ओके। पैकेज जो हम अपने npm के वेबसाइट पे जो अपन पैकेज इंक्लूड करवा रहे हैं, उस पैकेज के अंदर तुम्हें उस पैकेज को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? npm का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? npm का। npm। जो हमारे पैकेजेस हैं उनको ऐड। अब जो npx है वो एक्चुअल में क्या है? एग्जीक्यूटर फाइल होती है। वो क्या होती है? एग्जीक्यूटर फाइल होती है जो कि इंक्लूड करती है आपको मल्टीपल पैकेजेस उसके अंदर। मतलब ये मानो एक मैं तुम्हें एक देसी एग्जांपल दूँ इस बात के लिए। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर पंखा है, टीवी है, एसी है, बेड है, ठीक है। तुमने वो कमरा सामान सहित खरीद लिया, तो तुम्हें वो पंखा, टीवी, फ्रिज सब मिल जाएगा। यस। npx एक ऐसा पैकेज है, वो भी एक्चुअल में एक नॉन मॉडल का एक पैकेज है। वो एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपको बेबल, वेबपैक, बहुत सारे पैकेजेस रिएक्ट के कंबाइंड होके एक आपके लिए मॉड्यूल बना। बात समझ में आ रही है? ओके सर। npx क्या है? आपके लिए एक कंबाइंड पैकेज है। क्या है? एक कंबाइंड पैकेज है जो कि आपको डायरेक्टली इंस्टॉल कर। अब आपको अगर आप npx यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम पहले हम कैसे रिएक्ट को यूज़ करते थे? पहले हम क्या करते थे? npm क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे। यस सर। पहले हम कैसे करते थे? npm क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे, फिर एक दो स्टेप डालते थे। और उससे ही पहले चले आऊँ तो मैं ये सब करने के बाद मुझे बिल्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? वेब पैक डालना पड़ता था, बेबल डालना पड़ता था, बहुत सारे पैकेजों को यूज़ करना पड़ता था। तो npx ने ये करा, इन सबको हटाया, ये खुद अकेला अपना बन गया। तो एक कमांड में तुम्हारा काम हो गया। सारे पैकेज डाउनलोड उसने सारे सारे नहीं, मतलब उसने जो उसकी रिक्वायरमेंट के 5-6 पैकेजेस जो हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है 5-6 पैकेज है, उसके अंदर मर्ज करो। तो तीनों तुम्हें क्लियर हुआ है, npm, nvm और npm, npx। npm। एक और होता Yes. है यार्न। यार्न, हाँ सर मैं यार्न पूछने वाला था। तो यार्न क्या होता है? यार्न ये होता है जैसे npm की एक कम्युनिटी है, ऐसे यार्न की भी एक कम्युनिटी है। ये नोड मॉडल पैकेज है, यार्न एक अलग कम्युनिटी का है, और कोई डिफरेंस नहीं है। सेम पैकेज जो तुम npm से कर रहे हो वही तुम उससे भी कर सकते हो। किससे? यार्न से। लेकिन डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा, कि जो तुम्हारा यार्न होता है उसकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो तुम्हारी लोकली रहती हैं। किसमें होती हैं? लोकली। और npm की वो ऑनलाइन तुम्हारे पैकेजेस पूरे फेच करा लेता है।
तो एक थोड़ा सा बेसिक के अंदर डिफरेंस होता है। आज की जो कम्युनिटी है वो डोमिनेटिंग है एनपीएम की। यार्न पहले बहुत यूज़ किया जाता था बट अब उतना ज़्यादा नहीं करता, बट यार्न फास्ट होता है एनपीएम के कंपैरिजन में। जब आप यार्न से कुछ अगर पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो वो जल्दी इंस्टॉलेशन करेगा रेदर देन एनपीएम के। ये बात याद रखना। ये बात समझ में आ गई? जी सर। और इन दोनों में डिफरेंस अगर कोई पूछ ले तुमसे कि एनपीएम और यार्न में बेसिक मुझे डिफरेंस बता दो कि कोर डिफरेंस क्या है। एक सर मैं बताऊं? तुमसे बात चल रही है, कोई और भी बताना नहीं, चाहे वो भी बता सकता है। मुझे लगा आप बताने वाले हो कि चलो ऐसे बताना। मैं तो बता ही देता हूँ। तो इनके बीच में ना कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है। जब भी तुम पैकेज को इंस्टॉल करते हो एनपीएम हमेशा पैकेज को ऑनलाइन इंस्टॉल कराएगा, ऑनलाइन रेपोजिटरी से। यार्न क्या करेगा, अगर तुम्हारे लोकल में है तो उसको वहीं से ले लेगा। बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। और इसी के कारण यार्न फास्ट भी होता है क्योंकि लोकली उठाता है। कई जिस केस में इंस्टॉल नहीं है तो वो भी ऑनलाइन ही उठाएगा। ओके सर। घर से तो लाएगा। सर क्या होता? क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? सर वीट क्या होता? वीट प्लस रिएक्ट। मेरे को भी नहीं पता यार वीट क्या होता है, पहली बार सुना मैंने। सर VITE। VITE वीट पता है यार वीट क्या होता है। तुमने कहाँ पढ़ लिया ये? सर इससे भी मीन्स रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन पॉसिबल और इससे भी रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं ना? हो सकता है बना सकते हो। जनरली इंडस्ट्री में आदमी एनपीएस यूज़ करता है, जो सरल रास्ता होता है सब उसी पे चलना पसंद करते हैं। टफ पे कोई नहीं चलता। तुम्हें जो पैसे ज़्यादा देगा उसी के यहाँ नौकरी करोगे, कम वाले पे तो करोगे नहीं। चलो ठीक है गाइस, है ना, इस सेशन को क्लोज करते हैं। देन हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं। ठीक है, बाय। थैंक यू सर।